नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। प्रयागराज की कोतवाली धूमनगंज के क्षेत्र में एक पॉश कॉलोनी है, प्रीतम नगर। आतिश का घर इसी कॉलोनी में था। शहर में भले ही लॉकडाउन था, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए बैंक खुल रहे थे। 14 मई को आतिश को मकान की किस्त जमा करने कटरा स्थित अपने बैंक जाना था। किस्त जमा कराने के लिए वो 1:30 बजे घर से निकल गया। किस्त जमा कराकर आतिश दोपहर में 3:45 बजे घर लौटा तो घर का मुख्य दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो वो खुल गया। घर के अंदर से किसी के बोलने बतियाने की आवाज नहीं आ रही थी। आतिश अपनी माँ को आवाज लगाते हुए मकान में दाखिल हुआ तो उसकी चीख निकल गई। अंदर उसके पिता तुलसीदास केसरवानी, माँ किरण और बहन निहारिका के रक्त रंजित शव पड़े थे। घर के 3 लोगों के शव देखकर वो चीख चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां आ गए। जब उन्हें पता चला कि किसी ने आतिश के माता पिता और उसकी बहन की गला काटकर हत्या कर दी है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। लॉकडाउन के चलते इतनी बड़ी वारदात हो जाना आश्चर्य की बात थी। आतिश का रो रो कर बुरा हाल था। वो पड़ोसियों से लिपट टिपट कर रो रहा था। लोग उसे सांत्वना दे रहे थे। मरने वाले 3 जनों के अलावा घर में आतिश की पत्नी प्रियंका भी थी, जो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पड़ोसियों ने आतिश से जब प्रियंका के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दोपहर 1:30 बजे जब वो घर से निकला था तो प्रियंका घर में ही थी। प्रियंका ऊपर की मंजिल पर रहती थी। पड़ोसियों ने सोचा कि प्रियंका अपने कमरे में सो तो नहीं रही, इसलिए पड़ोसी उसे देखने के लिए ऊपर की मंजिल पर गए तो बेडरूम में प्रियंका का भी शव पड़ा हुआ था। उसका भी गला रेता गया था। ये देखकर सभी हैरान रह गए। हत्यारे को घर में जो भी मिला उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान किसी ने फोन से इस घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। वो इलाका कोतवाली धूमनगंज के अंतर्गत आता है, इसलिए 4 लोगों की हत्या की सूचना पाते ही कोतवाल पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने इसकी सूचना विभाग के उच्च अधिकारियों को भी दे दी। प्रीतम नगर पॉश कॉलोनी थी। लॉकडाउन के चलते ऐसी जगह पर एक ही समय में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो जाना पुलिस के लिए चिंता की बात थी। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तो कॉलोनी के तमाम लोग आतिश के घर के बाहर खड़े थे। कुछ लोग अपने घरों की बालकोनी से देख रहे थे और तरह तरह की बातें हो रही थी। घर के मुखिया 63 साल के तुलसीदास की अपने घर में ही बिजली के उपकरण बेचने की बड़ी दुकान थी। कोतवाल ने पुलिस टीम के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया। मकान के एक हिस्से में दुकान थी और दूसरे हिस्से से घर के अंदर जाने का रास्ता था। इसका मतलब कातिल घर के रास्ते से ही अंदर घुसे थे। उन्होंने 63 साल के केसरवानी को दुकान की तरफ से ले जाकर उनकी गला रेतकर हत्या की थी। वही काउंटर की तरफ उनकी 60 साल की पत्नी किरण का शव पड़ा था और बराबर में उनकी 28 साल की बेटी निहारिका का शव। हत्यारों ने माँ बेटी की गला रेतकर हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ऊपर के कमरे में पहुंची तो वहां आतिश की 27 साल की पत्नी प्रियंका का रक्त रंजित शव पड़ा था। उसका भी गला रेता गया था। घर की सारी अलमारियां और घर में रखा सारा सामान सुरक्षित था। हत्यारों ने घर के किसी भी सामान को हाथ तक नहीं लगाया था। इसका मतलब था कि हत्यारों का मकसद केवल घर वालों की हत्या करना था। मामला गंभीर था, इसलिए सूचना पाकर एडीजी प्रेम प्रकाश, आईजी केपी सिंह, एसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव और सीओ ब्रिज नारायण सिंह भी आतिश के घर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम और खोजी कुत्ते को भी बुला लिया गया था। घर में खून ही खून फैला हुआ था। अधिकारी भी नहीं समझ पा रहे थे कि जब हत्यारों ने घर में किसी भी सामान को छुआ नहीं तो 4 लोगों की हत्या का क्या मकसद हो सकता है। खोजी कुत्ता शवों को सूंघकर घर से करीब 200 मीटर दूर तक गया और वहां जाकर भटक गया। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद सबूत जुटाए। घर में आने का केवल मुख्य दरवाजा ही था। फॉरेंसिक टीम और पुलिस अधिकारियों ने दरवाजे का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया तो वहां ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चलता कि हत्यारों ने घर में जबरदस्ती प्रवेश किया था। इसका मतलब हत्यारों के घर में फ्रेंडली एंट्री हुई थी।
घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन उनका डीवीआर गायब था। इसका मतलब हत्यारों ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। हत्यारे कौन थे, ये बात तो जांच के बाद ही पता चल सकती थी, लेकिन कॉलोनी में जिसे भी इस हत्याकांड का पता चला वो केसरवानी के घर की ओर चल दिया। लॉकडाउन के बावजूद उनके घर के बाहर लोगों का हुजूम जमा हो गया था। भीड़ को देखकर पुलिस अधिकारियों की आशंका हुई कि भीड़ कोई बवाल खड़ा न कर दे। पुलिस अधिकारियों को आशंका यूं ही नहीं थी, इसका वाजिब कारण था। दरअसल करीब 2.5 महीने पहले मार्च में शहर के ही सोरावा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार में पिता, पुत्र, बहू व पोते पोती सहित 5 लोगों की हत्या हुई थी। उनका भी गला रेता गया था। उस परिवार में केवल एक ही लड़का बचा था, जो घटना के समय सूरत में था। इसके अलावा मई के पहले सप्ताह में एक ही परिवार में पति, पत्नी व बेटी की सोते समय गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इन दोनों वारदातों में अभी तक किसी का भी खुलासा नहीं हुआ था। अब तीसरी वारदात केसरवानी के परिवार में हो गई थी। इसी वजह से लोगों में पुलिस के प्रति गुस्सा बढ़ रहा था। भीड़ के संभावित आक्रोश को भांपते हुए एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने जिले के अन्य थानों से भी पुलिस फोर्स मंगा ली। जब कोतवाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रहे थे, एसएसपी ने पड़ोसियों से पूछा कि उन्होंने किसी के चीखने की आवाज नहीं सुनी। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि या तो घर के सभी लोगों को नींद की गोलियां दी गई होंगी या फिर हत्यारों की संख्या अधिक रही होगी, जिससे उन्होंने घर वालों को काबू करके वारदात को अंजाम दिया होगा। इस परिवार में अब केवल एक ही सदस्य यानी तुलसीदास केसरवानी का इकलौता बेटा आशीष उर्फ आतिश ही जीवित था। एसएसपी ने आतिश से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो करीब 1:30 बजे किस्त जमा कराने के लिए कटरा स्थित बैंक गया हुआ था। उस समय घर के सभी लोग ठीक ठाक थे। जब वो 3:45 बजे घर लौटा तो उसे घर का दरवाजा भिड़ा हुआ मिला। घर में सभी लोगों के लहूलुहान सो पड़े थे। कहते कहते आतिश रोने लगा था। मामला गंभीर जरूर था, लेकिन पुलिस अधिकारियों को इस बात की संभावना नजर आ रही थी कि इस केस में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल था जिसके इस परिवार से नजदीकी संबंध थे। प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या के इस मामले को सुलझाने के लिए एसएसपी सत्यार्थ पंकज ने सीओ बृजनारायण सिंह की अगुवाई में कई पुलिस टीमों को लगा दिया। सभी पुलिस टीमें अलग अलग एंगल से केस की तह में पहुंचने की कोशिश में जुट गई। एक पुलिस टीम क्षेत्र में स्थित मोबाइल फोन टावर के संपर्क में आने वाले फोन नंबरों को खंगालने में लगी थी, तो दूसरी टीम तुलसीदास केसरवानी के घर के बाहर और रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखने में लगी थी। मृतकों के घर के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा लगा था, लेकिन जांच में पता चला कि वो कैमरा पहले से ही खराब था। सीओ बृजनारायण सिंह अब ये बात पता लगाने में जुट गए कि केसरवानी परिवार के यहाँ किन किन लोगों का आना जाना था और उनके ऐसे कौन कौन से नजदीकी रिश्तेदार या संबंधी है जिनका उनके यहाँ आना जाना था। ये सब जानने के लिए उन्होंने आशीष को कोतवाली बुलाया। पुलिस की एक टीम को लोगों से बातचीत करके जानकारी मिली थी कि शादीशुदा आतिश के एक महिला के साथ प्रेम संबंध है, जिसकी वजह से उसके घर में अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण थी। पुलिस को इस बिंदु पर भी आतिश से बात करनी थी। सीओ बृजनारायण सिंह ने आतिश से सबसे पहले पूछा कि उसकी या उसके पिता की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। आतिश ने किसी से रंजिश होने की बात से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने आतिश से उनके रिश्तेदारों, दोस्तों या संबंधियों के बारे में पूछा जो उसके घर आते जाते थे। आतिश ने उन सभी के नाम लिखवा दिए। ये जानकारी लेने के बाद सीओ साहब ने आतिश से उस महिला के बारे में पूछा जिसके साथ उसके प्रेम संबंध थे। ये सुनते ही आतिश के चेहरे का रंग उड़ गया। वो संभलते हुए बोला, सर मेरी तो शादी हो चुकी है। पत्नी प्रियंका के होते मैं ये सब कैसे कर सकता था? क्या शादीशुदा पुरुषों के किसी दूसरी महिला के साथ संबंध नहीं होते? सीओ साहब ने पूछा। सर होते होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, आतिश बोला। जब ऐसी बात नहीं थी तो तुम्हारी पत्नी और माता पिता के साथ तुम्हारा किस बात को लेकर झगड़ा होता था? सीओ बृजनारायण सिंह ने उससे पूछा। सर घरेलू बातों को लेकर कभी कभी कहा सुनी हो जाती थी, आतिश ने सफाई दी। आतिश तुम झूठ बोल रहे हो। बात घरेलू नहीं बल्कि उस औरत और तुम्हारे संबंधों की थी, जिसकी वजह से तुमने कई बार अपने माता पिता और पत्नी की पिटाई तक कर दी थी। तुम बात को छिपाने की कोशिश मत करो। हमें सच्चाई बता दोगे तो सही रहेगा।
वरना हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। सीओ साहब ने तल्लखी से कहा। शक्ति की बात सुनकर आतिश को लगा कि अब उसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो सीओ साहब के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, सर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी मती मारी गई थी, जो अपने ही घर वालों का दुश्मन बन बैठा था। सीओ बृजनारायण सिंह ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कभी कभी इंसान अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि अपनों का ही अहित कर बैठता है। तुम तो पढ़े लिखे अच्छे बिजनेसमैन हो, तो फिर ये सब कैसे हो गया? सर माता पिता बहन और पति की हत्या के जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। मैंने 8 लाख रुपए की सुपारी देकर उनकी हत्या कराई थी, आतिश ने बताया। आतिश से पूछताछ के बाद रिश्तों का कत्ल करने की एक ऐसी कहानी सामने आई जो दिल को झकझोर देने वाली थी। तुलसीदास केसरवानी अपने परिवार के साथ प्रयागराज की पॉश कॉलोनी प्रीतम नगर में रहते थे। तुलसीदास केसरवानी मूल रूप से कौशाम्बी जिले के मंजनपुर के रहने वाले थे। सालों पहले वो प्रयागराज आकर बस गए थे। उनके परिवार में पत्नी किरण के अलावा एक बेटा आशीष उर्फ आतिश और एक बेटी निहारिका थी। तुलसीदास केसरवानी ने अपने घर में ही अपनी बेटी के नाम पर गुड़िया इलेक्ट्रिकल्स की दुकान खोल ली थी। उनकी बिजली के उपकरण बेचने की काफी बड़ी दुकान थी। उनकी ये दुकान कॉलोनी में होने के बावजूद अच्छी चलती थी। दुकान की आमदनी से न केवल उनका घर ठीक से चल रहा था, बल्कि दोनों बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया। बेटा आतिश ग्रेजुएशन करने के बाद पिता के साथ दुकान पर बैठने लगा था। तुलसीदास धीरे धीरे दुकान की जिम्मेदारी आतिश को ही सौंपने लगे थे। उन्होंने अपनी दुकान पर काम करने के लिए अनुज नाम के एक युवक को नौकरी पर रख लिया था। करीब 4 साल पहले आतिश ने शहर की ही प्रियंका से लव मैरिज कर ली थी। पिता तुलसीदास केसरवानी पुराने विचारों के थे। वो मन में इकलौते बेटे की शादी के सपने संजोए हुए थे, लेकिन जब बेटे ने प्रियंका को चुन लिया तो उन्होंने उसे ही बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रियंका ने भी अपने व्यवहार से ससुराल के सभी लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। निहारिका वैसे तो प्रियंका की ननद थी, लेकिन उन दोनों के आपस में फ्रेंड की तरह अच्छी पड़ती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन करीब 6 महीने पहले मोनिका नाम की एक महिला आतिश के जीवन में ऐसे आई कि केसरवानी परिवार में हलचल मच गई। दरअसल धूमनगंज की रहने वाली मोनिका आतिश के घर में घरेलू काम करने आती थी। उसका विकलांग पति सरकारी नौकरी करता था, लेकिन एक फर्जीवाड़े के आरोप में वो बर्खास्त हो गया था। इसके बाद उसके घर में आर्थिक समस्या खड़ी हो गई थी। कुछ दिनों तक तो पति पत्नी अपनी जमा पूंजी से घर का खर्च चलाते रहे। इसके बाद उन्होंने लोगों से पैसे उधार लेकर काम चलाया। चूंकि मोनिका का पति विकलांग था, इसलिए वो कोई दूसरा मेहनत का काम नहीं कर सकता था। इसलिए जब भूखे मरने की नौबत आ गई तो मोनिका ने ही काम करने के लिए घर से बाहर कदम रखे। वो घरों में काम करने लगी। इसी दौरान तुलसीदास केसरवानी की पत्नी किरण ने दया दिखाते हुए मोनिका को अपने यहाँ घर के काम करने के लिए रख लिया। मोनिका खूबसूरत होने के साथ साथ घर के काम करने में होशियार थी, इसलिए केसरवानी परिवार में मोनिका को हमदर्दी भरा प्यार मिला। इससे वो केसरवानी परिवार के सभी सदस्यों से घुल मिल गई। मोनिका जवान व हंसमुख थी। आतिश को उसका हंसमुख होना पसंद था। मोनिका की इसी आदत ने आतिश के दिल में जगह बना ली थी, यानी शादीशुदा होते हुए भी उसका झुकाव मोनिका की तरफ हो गया था। वो समय समय पर उसे आर्थिक सहयोग भी देने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों बहुत जल्दी ही एक दूसरे के करीब आ गए। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों ने अपने अपने जीवन साथियों को धोखा देकर अपनी हसरतें पूरी कर ली। एक बार संबंध बन जाने के बाद ये सिलसिला सा बन गया। इसके बाद आतिश मोनिका की और भी ज्यादा मदद करने लगा। मोनिका का व्यवहार भी अब बदल चुका था। अब वो केसरवानी परिवार में ऐसे आत्मविश्वास के साथ काम और बातें करने लगी जैसे वो उस परिवार के ही सदस्य हो। मौका मिलने पर आतिश भी मोनिका को मॉल, रेस्टोरेंट आदि जगहों पर ले जाने लगा। अवैध संबंधों को कोई लाख छिपाने की कोशिश करे, लेकिन एक न एक दिन उनकी पोल खुली जाती है। आतिश और मोनिका के साथ भी यही हुआ था। एक दिन आतिश की बहन निहारिका ने अपने भाई को मोनिका के साथ छेड़छाड़ करते हुए देख लिया। हालांकि निहारिका को मोनिका की बातों आदि से शक तो काफी दिनों से हो रहा था, लेकिन उस दिन सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखने के बाद उसका शक विश्वास में बदल गया। ये बात छिपाने वाली नहीं थी, लिहाजा उसने ये बात अपनी माँ के कानों में डाल दी। माँ ने आतिश को तो समझाया ही, साथ ही मोनिका को भी अपने घर के कामों से हटाने का फैसला ले लिया।
लेकिन आतिश ने मोनिका का काम छुड़वाने का विरोध किया और साथ ही माँ से वादा किया कि अब वो मोनिका से दूर रहेगा। घर वालों ने भी सोचा कि शायद आतिश अब मान जाएगा, लेकिन वो नहीं माना। मौका मिलते ही वो और मोनिका अपनी हसरतें पूरी कर लेते थे। उधर निहारिका और किरण की निगाहें आतिश और मोनिका की हरकतों को समझ लेती थी। ये बात जब आतिश की पत्नी प्रियंका को पता चली तो उसने घर में कोहराम मचा दिया। तब गुस्से में आतिश ने पत्नी की पिटाई कर दी। घर के सभी लोग आतिश को समझाते समझाते थक गए, लेकिन उसके दिमाग में उनकी बातें नहीं घुसी। उसे तो मोनिका के अलावा घर के सभी लोग दुश्मन लगने लगे थे। आतिश की बहन निहारिका को कहीं से आतिश और मोनिका की एक फोटो मिल गई, जिसमें दोनों साथ साथ थे। उसने भाई से कहा कि वो मोनिका को भूल जाए, वरना इस फोटो को सोशल मीडिया पर डाल देगी। आतिश ने उससे कहा कि अगर वो अपने मोबाइल से फोटो डिलीट कर देगी तो वो मोनिका से नहीं मिलेगा। निहारिका ने कहा कि वो कुछ दिनों तक देखेगी, अगर इस दौरान उसने मोनिका से बात नहीं की तो वो फोटो डिलीट कर देगी। आतिश 2-4 दिन तो मोनिका से नहीं मिला, लेकिन वो फिर से उससे बातें करने लगा। जब निहारिका ने देखा कि दोनों ने अपनी आदत नहीं सुधारी है तो उसने आतिश और मोनिका की वो फोटो फेसबुक पर डाल दी। ये बात जब आतिश को पता लगी तो उसने निहारिका की पिटाई कर दी। नौकरानी मोनिका से पति के संबंधों की वजह से प्रियंका मानसिक तनाव में रहने लगी, क्योंकि पति से वो कुछ कहती तो वो उसकी पिटाई कर देता था। इस बात को लेकर घर में झगड़े होने लगे। माँ किरण बेटी और बहू का पक्ष लेती थी, इसलिए आतिश माँ को बुरा भला कहने से भी नहीं चूकता था। दिनों दिन घर के हालत सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे थे। आतिश अपने माँ बाप तक की पिटाई करने लगा था। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी घर आकर आतिश को समझाने की कोशिश करते तो वो उन्हें भी बेइज्जत कर देता था। लिहाजा पड़ोसी भी परेशान हो गए। फिर तुलसीदास केसरवानी जब ज्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने एक दिन अपने शुभचिंतक पड़ोसी से बात की। पड़ोसी की सलाह पर तुलसीदास ने फैसला किया कि वो धुमनगंज थाने जाकर बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। किसी तरह आतिश को इस बात की भनक लग गई कि उसके पिता थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने जाने वाले हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। लिहाजा उसने अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़ते हुए अपने किए की माफी मांगी और सुधर जाने का भरोसा दिया। माँ बाप ने भी सोचा कि बेटे को अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो उसे माफ कर देने में कोई बुराई नहीं है। लिहाजा उन्होंने उसे सुधर जाने का मौका दिया। लेकिन माफी मांगने के पीछे आतिश के दिमाग में दूसरी ही खिचड़ी पक चुकी थी। उसने सोच लिया था कि वो किसी तरह से घर के सारे लोगों का काम तमाम करवा देगा। उसके बाद पिता की सारी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। साथ ही मोनिका के साथ रहने से उसे कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। आतिश की दुकान पर कई सालों से अनुज श्रीवास्तव नाम का एक युवक काम कर रहा था। वो दबंग किस्म का था। आतिश ने अपने घर वालों का कत्ल करने की बात उससे शेयर की। इसके लिए वो पैसे देने को भी तैयार था। अनुज पैसों के लालच में आ गया। 8 लाख रुपए में आतिश ने घर के 4 सदस्यों की हत्या कराने का सौदा पक्का कर दिया था। इसके लिए उसने अनुज को 75,000 रुपए एडवांस भी दिए थे। अनुज को लगा कि ये काम वो अकेला नहीं कर सकेगा, इसलिए उसने कौशाम्बी के अजुहा गांव के अपने मामा राजकृष्ण श्रीवास्तव व एक अन्य आदमी को भी योजना में शामिल कर लिया। सभी ने तय किया कि गोली के बजाय चाकू से वारदात को अंजाम देना आसान रहेगा। योजना को अंजाम देने के लिए 14 मई 2020 बृहस्पतिवार का दिन तय हो गया। योजना के अनुसार आतिश दोपहर 1:30 बजे किस्त जमा कराने के लिए बैंक चला गया ताकि उस पर कोई शक न करे और बैंक के सीसीटीवी कैमरे में भी उसकी फुटेज आ जाए। लॉकडाउन की वजह से तुलसीदास की दुकान बंद थी। आतिश के घर से निकलने के बाद अनुज अपने मामा और साथी को लेकर तुलसीदास के घर पहुंच गया। चूंकि अनुज को घर के सभी लोग जानते थे, इसलिए उन्होंने सभी को घर में बुला लिया। अनुज ने तुलसीदास से साथ आए लोगों का परिचय अपने रिश्तेदारों के रूप में कराया और कहा कि लॉकडाउन की वजह से इन्हें आर्थिक परेशानी है, अगर आप कुछ मदद कर दें तो इनका भला हो जाएगा। उस समय तुलसीदास और उनकी पत्नी किरण ही वहां मौजूद थे। बेटी निहारिका ऊपर की मंजिल पर अपनी भाभी प्रियंका के पास थी। अनुज की बात पर तुलसीदास को दया आ गई। वो पैसे लेने के लिए अपनी दुकान की तरफ गए, क्योंकि उनकी दुकान में जाने का एक दरवाजा घर के अंदर से भी था। तुलसीदास के पीछे पीछे अनुज और उसका मामा भी गया। उन दोनों ने वहीं पर तुलसीदास केसरवानी का मुंह दबोचकर उनका गला रेत दिया। गला कटने के बाद तुलसीदास जमीन पर गिरे
तो आवाज सुनकर उनकी पत्नी किरण वहां आई तो बदमाशों ने उनका भी गला रेत दिया। उसी दौरान बेटी निहारिका भाभी के पास से नीचे आई तो उसकी भी उन्होंने गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद वे ऊपर की मंजिल पर गए। वहां आतिश की पत्नी प्रियंका की भी उन्होंने हत्या कर दी। घर में 4 लोगों की हत्या करने के बाद उन्होंने बाथरूम में पहुंचकर खून से सने हाथ साफ किए, फिर दरवाजा भिड़ाकर वहां से चले गए। सीओ ब्रिजनारायण सिंह ने आरोपी आशीष उर्फ आतिश से पूछताछ करने के बाद अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उनके घरों में टीमें भेजी, लेकिन अनुज श्रीवास्तव ही पुलिस के हाथ लग सका। अन्य अभियुक्त अपने घरों से फरार मिले। पूछताछ में अनुज ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हत्या आरोपी अनुज और आशीष से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।